हेलो स्टूडेंट, आई एम अनुराधा कश्यप, योर बायोलॉजी मेंटर। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स जो हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी नीट की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आपको पता है कि मैं आपको इस टाइम पे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ जो हमारा चैप्टर चला हुआ है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम। एंड अब तक मैंने उसके ऑलमोस्ट 3 लेक्चर जो हैं वो रिकॉर्ड कर दिए हैं। एंड आज हमारा जो होगा वो 4th लेक्चर होगा, राइट। तो मैंने आपको क्या क्या करवा दिया। मैंने आपको प्रोकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी थी। उसके अलावा हमने और क्या किया था, हमने किया था एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को हमने बहुत कम्प्लीटली डिटेल में पढ़ा था। तो ये चीज़ें ऑलरेडी मैं आपको करवा चुकी हूँ। मैंने एनिमल सेल वॉल के बारे में बताया था, हमने प्लांट में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। एंड टुडे इन दिस वीडियो आज हम जो है आगे की जितनी भी हमारी ऑर्गेनेल्स बची हुई हैं वो सब मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको। आई होप ये सब आपको याद होगा। इसके जो नोट्स हैं इन द PDF फॉर्मेट दे विल बी अपलोडेड ऑन द टेलीग्राम चैनल, सो यू कैन जॉइन मी देयर। एंड हेयर यू कैन सी हमने ये सब चीज़ें कंप्लीट कर ली थी ऑलमोस्ट। ये सब मैं आपको लिखवा चुकी थी। हमने इसके बारे में डिटेल में बात की थी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में, जिसमें मैंने आपको कहा था कि एक पैकेजिंग सिस्टम बनता है। पैकेजिंग सिस्टम का मतलब क्या है कि आपके पास एक पूरा कनेक्शन बन रहा है। कनेक्शन किस किस के बीच में बना है? कनेक्शन हमने स्टार्ट किया था कि हमारा न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वहाँ से ER बनेगा और ER से बनेगा गोल्जी एपरेटस एंड देन गोल्जी एपरेटस से बनेगा लाइजोसोम। और फिर उस लाइजोसोम में बेसिकली क्या है, दैट एक्ट एज अ सुसाइडल बैग। उस लाइजोसोम के अलावा हमारे पास हमने कुछ छोटे छोटे वेसिकल्स बनवाए थे एंड लॉट ऑफ थिंग्स वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन दिस लाइक फ्लो चार्ट। इस पूरे फ्लो चार्ट में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी बता दी थी। हमने ये भी कहा था कि अगर आप रेजिडुअल बॉडीज़ जो हैं अगर आप इनको कलेक्ट होने देते हो बॉडी के अंदर तो इनकी वजह से डिफरेंट काइंड की डिजीज़ हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल लंग फाइब्रोसिस हो सकती है, गाउट हो सकता है, आर्थराइटिस हो सकता है, पॉलीनेफ्राइटिस, हंटर डिजीज़, नियामिन पिक। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। हमने डिफरेंट काइंड के फूड वैक्यूल के बारे में डिफरेंट काइंड के वैक्यूल के बारे में बात की थी, जिसमें हमारे पास फूड वैक्यूल था, गैस वैक्यूल था, कॉन्ट्रैक्टाइल था, सैफ वैक्यूल था। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कस करके बताई थी। आई होप ये सब आपको याद होगा, राइट। तो चलो एक काम करते हैं, अब हम नेक्स्ट ऑर्गेनेल की डिस्कशन करते हैं, जिसमें हमारे पास आता है राइबोसोम। अब तक मैंने आपको कई बार रिपीट किया, हमने प्रोकैरियोट की जब बात की तो वहाँ पे भी मैंने आपको रिपीट किया था कि जो राइबोसोम होते हैं दैट आर ऑफ 2 टाइप। वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है 70S राइबोसोम, एक होता है 80S राइबोसोम। तो आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि मैम बोल रहे हैं कि 70S और जब उनकी यूनिट्स को ब्रेक डाउन कर रहे हैं तो बोल देते हैं कि 50S एंड 30S। जबकि अगर 50S और 30S को मैच किया जाए, ऐड किया जाए तो इट विल बी योर 80S। तो कैसे ये चीज़ कैसे पॉसिबल है कि आप बोल 70S रहे हो बट उनके टूटने पे वो 30 और 50S में आप उसको तोड़ रहे हो? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बात याद रखिएगा कि जो राइबोसोम की जो 2 यूनिट होती हैं, जो अब तक मैं आपको बता रही हूँ कि एक स्मॉल यूनिट होती है, एक लार्ज यूनिट होती है। तो ये दोनों यूनिट को आप जब जोड़ते हो तो इनको जोड़ने के लिए हम मैथमेटिक्स फॉलो नहीं करते हैं। मैथमेटिक्स में आप 50 + 30 = 80 होगा, बट यहाँ पर हम ये बात याद रखेंगे कि जब राइबोसोमल यूनिट्स को आपस में जोड़ा जाता है सो दे आर नॉट एडिटिव इन नेचर। वो नेचर में एडिटिव नहीं होती हैं, दे कैन नॉट बी जॉइन टुगेदर एज इन द मैथमेटिक्स, राइट। तो चलिए इसके बारे में स्टार्ट करते हैं, डिटेल से डिस्कशन करते हैं इसके बारे में कि क्या हो रहा है बेसिकली। तो देखो, लेट मी चूज़ अ कलर। मैंने आई थिंक येलो कलर विल बी बेस्ट, राइट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो हमने ऑलमोस्ट सब पढ़ लिया था, तो अभी हम पढ़ रहे हैं राइबोसोम के बारे में। देखिए, राइबोसोम की जब मैं बात करती हूँ तो बेसिकली व्हाट आर दे आर द RNP पार्टिकल। RNP का क्या मतलब होता है? राइबो न्यूक्लियो पार्टिकल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ RNP? राइबो न्यूक्लियो पार्टिकल। आई होप आपको जो ये चीज़ें हैं मैं बता रही हूँ ये समझ में आ रही होंगी। आप बिल्कुल भी इस चीज़ की टेंशन मत लेना कि क्लियरली विजिबल नहीं है। आई होप वैसे विजिबल होगा, क्वालिटी इज़ गुड, बट अगर विजिबल नहीं है डजेंट मैटर। मैं जो बोल रही हूँ आप उस पर फोकस कीजिए। एंड द सेकेंड थिंग कि मैं टेलीग्राम पे आपको चैनल पे आपको सारे नोट्स दूंगी, तो आप वहाँ जा करके इसको अपलोड कर सकते हो। जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। क्लियर? ठीक है, तो अब हम बात करते हैं फंक्शन की। देखो, जो हमारे पास जो हमारे पास फंक्शन है किसका?
राइबोसोम का। सबसे पहले ये राइबोसोम है क्या? राइबोसोम इज़ अ नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनिल, मतलब ये एक ऐसी ऑर्गेनिल है जिसके चारों तरफ किसी तरह की कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। इट इज़ अ नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनिल। एंड अगर हम इसके फंक्शन की बात करते हैं तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जो हमारे पास प्रोकैरियोट होते हैं, प्रोकैरियोट में कैसी कंडीशंस थी, प्रोकैरियोट में कुछ ऐसी कंडीशंस आपने देखी थी कि एक बड़ी यूनिट थी और एक छोटी यूनिट थी। सेम था, एक बड़ी यूनिट थी और एक छोटी यूनिट थी। तो यहाँ पे आपका छोटी यूनिट पे क्या बाइंड था? mRNA बाइंड था। इस स्ट्रक्चर को जब मैंने कहा था कि बैक टू बैक जब आपके पास राइबोसोम की दोनों यूनिट आपस में जुड़ने के बाद आरएनए के साथ अटैच होती हैं, दैट कंडीशन इज नोन एज पॉली राइबोसोम, या फिर हम उसको बोलते हैं पॉलीसोम। तो यहाँ पे ये एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल है, इसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। ये प्रोकैरियोट में भी इसी वजह से मिलती है और यूकैरियोट में भी मिलती है, क्योंकि प्रोकैरियोट में हमें पता है कि और ऑर्गेनिल हमें नहीं मिलते हैं। क्लियर? अब देखो, इट इज़ एन ऑर्गेनिल इनसाइड एन ऑर्गेनिल, मतलब एक ऑर्गेनिल ही है और एक और ऑर्गेनिल है जो उसके अंदर पाई जाती है। इसका मतलब क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया जब हम आगे डिस्कस करेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनिल होती है बस, बट उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी आपको राइबोसोम मिलेगा, और जबकि राइबोसोम खुद एक ऑर्गेनिल है। इसका क्या मतलब हुआ कि राइबोसोम एक ऑर्गेनिल है बट उसके बावजूद ये कुछ ऑर्गेनिल के अंदर पाई जाती है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिल विद इन एन ऑर्गेनिल। क्लियर? अब जो हमारी राइबोसोम है ये दो चीज़ों की बनी हुई है। एक तो बनी हुई है ये आरआरएनए की। आरआरएनए यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है? राइबोसोमल आरएनए। एंड सेकंड इज ऑफ मेड अप ऑफ प्रोटीन, ये दूसरी बनी हुई है प्रोटीन की। अब इसके स्ट्रक्चर एंड टाइप की हम बात करेंगे। स्ट्रक्चर एंड टाइप की जब बात करते हैं तो ये दो तरह के होते हैं। एक होता है 70S, देखिए दिस इज़ योर 70S, एंड एक होता है हमारे पास 80S। 70S की अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोट के अंदर हमें 70S वाले जो राइबोसोम है वो मिलते हैं। उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, अगर यूकैरियोट सेल है और उसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनिल होगी उसके अंदर भी आपको ये मिलने वाला है। उसके अलावा ये हमें कहाँ मिलते हैं? प्लास्टिड के अंदर मिलते हैं। प्लास्टिड आर बेसिकली व्हाट? क्लोरोप्लास्ट। अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि प्लास्टिड जो होते हैं वो ऐसे ऑर्गेनिल है जिसके अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, और वही ऑर्गेनिल फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करती है जब हम उसमें बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की। क्लियर? तो देखो, ये इसकी एक लार्जर सब यूनिट है। मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ येलो कलर से। दिस इज़ अ लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, अगर हम प्रोकैरियोट की बात कर रहे हैं। और ये जो मैंने इसकी छोटी सी यूनिट बनाई है, दिस इज़ योर व्हाट? दिस इज़ योर स्मॉलर सब यूनिट। अगर लार्जर यूनिट को स्मॉलर सब यूनिट से जुड़ना है राइबोसोम के, तो हम इसके लिए को फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है हमें, दैट इज़ मैग्नीशियम 2+। मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव की प्रेजेंस में दोनों यूनिट आपस में जुड़ जाती हैं, 50S एंड 30S। 50S की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये फर्दर 23, अगर हम इसमें देखें कि किस किस कंपोनेंट की ये बनी हुई है, तो 50S दो चीज़ों का बना हुआ होता है। एक होता है 23S RRNA, S का मतलब यहाँ पे सेडिमेंटेशन से रिलेटेड होता है, एंड RRNA आपको पता है राइबोसोमल RNA। एंड सेकेंड होता है 5S RRNA, यानी दो तरह के RRNA हैं। या तो आपके पास होंगे 23 जो हमारा प्रोकैरियोट में लार्जर सब यूनिट है, उसके अंदर दो तरह के RRNA हैं, एक है 23S RRNA और एक है 5S RRNA। उसके अलावा जो हमारी स्मॉलर सब यूनिट है उसके अंदर हमें जो RRNA मिलता है दैट विल बी योर 16S RRNA। ये आपको याद रखना होगा, क्योंकि ये जो सारे RNA बन रहे हैं ये RNA आपके पास लाइक हम जब DNA से ट्रांसक्रिप्शन करवाते हैं तो हमारे पास तीनों तरह के RNA बनते हैं, mRNA, tRNA, rRNA। तो rRNA जो बनते हैं वो डिफरेंट तरह के बनते हैं, जिसमें हमारे पास बनता है 23S RRNA, 5S RRNA, 5.8S RRNA, 16S RRNA, 18S RRNA। तो अभी मैं बात कर रही हूँ प्रोकैरियोट की, और प्रोकैरियोट में लार्जर सब यूनिट में दो तरह के RRNA हैं, एक है 23S RRNA और एक है 5S RRNA। जो स्मॉलर सब यूनिट है उसके अंदर होता है 16S RRNA। ठीक है, तो ये तो मैंने बताया RRNA, लेकिन इसके अलावा क्या यहाँ पे प्रोटीन भी होती हैं? सो यस, आंसर विल बी यस, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी प्रोटीन भी होती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें 50S सब यूनिट की, तो यहाँ पे आपको 34 प्रोटीन देखने को मिलेंगी। अगर हम बात करें 16S RRNA की, तो यहाँ पे आपको मिलेंगी 21 प्रोटीन देखने के लिए मिलेंगी। अब आ जाइए थोड़ा सा 80S पे।
ATS में हम देखते हैं कहाँ कहाँ मिलता है, ये हमें मिलता है सिर्फ यूकैरियोटिक सेल के अंदर। इसमें 2 सब यूनिट हैं, एक बड़ी सब यूनिट है, एक छोटी सब यूनिट है। बड़ी सब यूनिट जो है दैट इज़ ऑफ 60S, वो 60S की है, एंड जो छोटी यूनिट है दैट इज़ ऑफ 40S। ठीक है, तो आई होप ये आपको भी क्लियर होगा। दोबारा बता देती हूँ कि यूकैरियोटिक सेल में 2 सब यूनिट हमें मिलती हैं, एक मिलती है 60S, एक मिलती है 40S। दोनों को जोड़ोगे तो होगा 100S, बट दे आर नॉट एडिटिव इन नेचर, इसीलिए हम इसको बोलते हैं 80S। ये दोनों जोड़ते नहीं हैं। ये बनाया किस बेस पे गया है वो मैं आपको समझाऊंगी बाद में। तो बेसिकली हुआ क्या, ये 60S है एंड ये 40S है। अब 60S में आती हैं कितने सारे RNA आते हैं, ये बात याद रखिएगा। 60S में आते हैं 2.8S RNA, उसके अलावा आता है 5S RNA, उसके अलावा आता है 5.8S RNA। ठीक है, तो ये 3 तरह के RNA हैं, 28S RNA, 5S RNA एंड 5.8S RNA। उसके अलावा जो स्मॉलर सब यूनिट है उसमें हमारे पास होता है 18S RNA। तो आपको ये सारा डाटा याद रखना होगा। फिर हम बात करते हैं कि प्रोटीन कितनी है। तो 60, यहाँ पे भी दोनों सब यूनिट को जोड़ने के लिए जो कोफैक्टर रिक्वायर्ड है दैट इज़ मैग्नीशियम आयन। एंड जो 60S प्रोटीन 60S हमारे पास यूनिट है उसके अंदर जो प्रोटीन होती हैं दैट इज़ नंबर में कितनी होती हैं, 40 प्रोटीन। 40S वाले के अंदर कितनी प्रोटीन होती हैं, 33 प्रोटीन। तो ये याद रखना डाटा कि यूकैरियोट में प्रोटीन का अगर हम देखें तो 40 प्रोटीन होती हैं लार्जर सब यूनिट में, 33 प्रोटीन होती हैं स्मॉलर सब यूनिट में। इसी तरह प्रोकैरियोट में 34 प्रोटीन होती हैं हमारी लार्जर सब यूनिट में, 21 प्रोटीन होती हैं स्मॉलर सब यूनिट में। क्लियर। अब यहाँ पे तब से मैं बोले जा रही हूँ 70S 80S, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ S, है ना। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ योर S। यहाँ पे S क्या चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स S यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट को, या हम इसको बोलते हैं वेदबर्ग यूनिट, समटाइम हम इसको स्वेडबर्ग यूनिट भी बोलते हैं। S इज़ योर सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट एंड स्वेडबर्ग यूनिट। क्लियर। तो देखो यहाँ पे बेसिकली ऐसे सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट है। हुआ क्या, चलो मैं आपको एक प्रोसेस समझाती हूँ। इसमें हमने किस तरीके से इन दोनों चीज़ों को हमने बोला है कि ये 70S है एंड दैट इज़ 80S, राइट। तो देखो जो साइंटिस्ट थे स्वेडबर्ग, उन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया था S। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक टेस्ट ट्यूब लिया और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर सेल की ऑर्गेनेल राइबोसोम को डाल दिया। क्लियर। अब आपको पता है एक टेस्ट ट्यूब को जब आप सेंट्रीफ्यूज करवाते हो, सेंट्रीफ्यूज का क्या मतलब होता है, देयर इज़ अ मशीन इन योर लैब, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन हम उसको बोल देते हैं या सेंट्रीफ्यूज मशीन बोल देते हैं। तो उसके अंदर एक प्रोसेस चलती है सेंट्रीफ्यूगेशन। उसमें आप क्या करते हो, अपनी जो टेस्ट ट्यूब का कंटेंट होता है उस कंटेंट को आप ऐड करते हो एक अनदर ट्यूब में, दैट इज़ योर एप एंड ड्रॉप ट्यूब। और उस एप एंड ड्रॉप ट्यूब को आप क्या करते हो, उस मशीन के अंदर ऐड कर देते हो एंड देन आप उसको स्पिन कर देते हो। बहुत हाई RPM पे आप उसको स्पिन कर देते हो, रेवोल्यूशन पर मिनट बोल देते हैं हम RPM। तो आप उसको क्या करते हो, बहुत स्पीड पे हाईली मूव करते हो। तो जब आप उस चीज़ को मूव करते हो और एक टाइम लाइन सेट कर देते हो कि आपको इतने टाइम तक वहाँ पे मूव करना है उसको, जब आप उसको मूव करवा देते हो, आप उस मशीन को बाद में चेक करते हो, अपने एप एंड ड्रॉप ट्यूब को चेक करते हो, तो आपको समझ आएगा कि जो लिक्विड, या बेसिकली हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो हैवी मटेरियल होता है वो हैवी मटेरियल सेटल डाउन हो जाता है बॉटम पे। मान लो दिस इज़ योर एप एंड ड्रॉप ट्यूब एंड जो हैवी मटेरियल होगा दैट विल गेट सेटल डाउन इन एट द बॉटम पे वो क्या हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। एंड जो आपके पास मटेरियल ऐसा होगा जिसकी डेंसिटी कम होगी वो आपके पास कहाँ आ जाएगा, सुपरनेटेंट में ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो ऑर्गेनेल ली, राइबोसोम ऑर्गेनेल ली, तो जब इन्होंने देखा कि स्मॉलर यूनिट और लार्जर यूनिट जब आपस में जुड़ी हुई हैं तब उन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया। तो वो सेंट्रीफ्यूगेशन की जो मार्किंग थी दैट विल बी 70S, मतलब उसकी डेंसिटी इतनी थी कि वो 70 की मार्किंग पे आके रुक रहे थे, राइट। एंड जब इन्होंने दोनों को अलग अलग किया, मतलब बड़ी यूनिट को अलग से स्पिन किया और स्मॉल यूनिट को अलग से स्पिन किया, तो इनके पास जो कंक्लूजन्स थे वो डिफरेंट थे, जो रिजल्ट्स थे दे वर डिफरेंट। इनके अकॉर्डिंग जो स्मॉलर सब यूनिट थी वो 30 पर आकर स्टक हुई और जो लार्जर सब यूनिट थी वो 50 पर आकर के स्टक हुई। तो
जब दोनों को एक साथ घुमाया जा रहा था तो 70s की मेजरमेंट आ रही थी, जब अलग अलग घुमाया जा रहा था तो एक की 30s मेजरमेंट थी, एक की 50s मेजरमेंट थी, जिसकी वजह से इनको अलग अलग नाम दिया गया 30s एंड 50s अपॉन देयर डेंसिटी। एंड जब दोनों को एक साथ रखा जाता है तो इनके लिए यूनिट आप यूज़ करोगे, इनके लिए जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ योर 70s। व्हाट इज़ एस? एस इज़ बेसिकली द सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट, बिकॉज वी नो कि जब आप किसी चीज़ को सेंट्रीफ्यूज करते हो तो वहाँ पर एक सेडिमेंटेशन लेयर बनती है। सेडिमेंटेशन का मतलब होता है कि जो चीज़ आपकी हैवी होगी वो सेटल डाउन हो जाती है, और जो चीज़ लो होती है डेंसिटी में, लाइट होती है, वो आकर के आपकी ऊपर आ जाती है, सुपरनेटेंट में आ जाती है, और जो डेंस होती है वो पैलेट का फॉर्मेशन कर देती है बॉटम पे लेट करके, बॉटम पे बैठ के। ठीक है, तो यही कंडीशंस इन दोनों के साथ हो रही थी और इसीलिए इसका नाम रखा गया 70। सेम चीज़ आपकी 80s के साथ हुई, 60s और 40s अलग अलग करने पे आ रहा था, और जब दोनों को एक साथ घुमाया जाता था तो वो 80s पर आकर के आपका रुक जाता था। इसीलिए इसको एस सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट या वेदबर्ग यूनिट भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए राइबोसोम की डिस्कवरी किसने की थी? राइबोसोम फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाय द जॉर्ज पैलेट। जॉर्ज पैलेट ने सबसे पहले इनकी डिस्कवरी की थी, और कब की थी? इन 1953 के अंदर सबसे पहले इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट बेसिकली आपकी एनसीईआरटी लिखती है कि इसका मतलब क्या है। सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट जो होता है ये इनडायरेक्टली एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है बहुत ही छुपा करके, हाइड करके, तो आप उस पर फोकस करना। ये नीट में पूछ लेते हैं कि सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट क्या रिप्रेजेंट करता है। एस जो है यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करता है? मैं बोल रही हूँ ना 70s, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस? तो यहाँ पे एस बेसिकली सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट है एंड इट विल रिप्रेजेंट इनडायरेक्टली, इट मेजर डेंसिटी एंड साइज ऑफ राइबोसोम। तो याद रखना ये कैसे मेजर करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल इनडायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली, इनडायरेक्टली क्या करेगा? मेजर करेगा किस चीज़ को? डेंसिटी को एंड द साइज ऑफ राइबोसोम। तो आई होप दिस इज क्लियर। अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ और कही आपको कि एक 28S होता है। 28S इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि जब हम ट्रांसलेशन करवाते हैं, स्टूडेंट्स आपको पता होगा व्हाट इज़ ट्रांसलेशन। हम जानते हैं कि डीएनए जो होता है हमारा वो बनाता, सेंट्रल डॉगमा ही मैं बता रही हूँ आपको। डीएनए से हमारा बनता है एमआरएनए विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस जिसको आप बोलते हो ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ये वाली प्रोसेस सबको याद होगी, दिस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए से फिर आपके पास बनता है व्हाट? प्रोटीन। प्रोटीन, और ये किस प्रोसेस के थ्रू बनता है? ये बनता है ट्रांसलेशन के थ्रू। तो जब आप मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर पढ़ते हो 12th क्लास में, तो वहाँ पे ट्रांसलेशन को बहुत अच्छे से समझाया गया है। एंड उस ट्रांसलेशन में हमें पता है कि जो लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम होती है और जो स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम होती है, स्मॉलर के साथ आता है एमआरएनए, और लार्जर पे आपको कुछ साइट्स मिलती हैं जिनमें एक साइट होती है ए साइट, एक साइट होती है ई साइट, एक साइट होती है पी साइट, और एक साइट होती है ए साइट। ई का मतलब एग्जिट होता है, पी का मतलब यहाँ पे प्रोटीन का फॉर्मेशन होना है, और ए का मतलब यहाँ पे अमीनो एसाइल सिंथेटेज जो एंजाइम होता है उसके एक्टिविटी से नए टीआरएनए आते हैं एंजाइम लेके। क्लियर? अमीनो एसिड्स को लेकर के। तो बेसिकली जब हमें एक चीज़ समझ में आई कि यहाँ पे सपोज एक अमीनो एसिड बना, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो इनको आपस में जोड़ने के लिए एक एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हमें पता है कि जुड़ते किससे हैं? पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं। तो इस पेप्टाइड बॉन्ड को जोड़ने के लिए एक एंजाइम चाहिए होता है, और वो एंजाइम आपका होता है पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज। तो पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज की एक्टिविटी को कौन परफॉर्म करता है? इस एंजाइम की एक्टिविटी, जो एक एंजाइम की तरह एक्ट कर रहा है यहाँ पे, इस एंजाइम की एक्टिविटी इज परफॉर्म्ड बाय द कंपोनेंट ऑफ लार्जर सब यूनिट दैट इज 28S rRNA। ठीक है, इट एक्ट एज अ राइबोजाइम, इट एक्ट एज अ पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज, जो आपका क्या करेगा? इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ योर पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन डिफरेंट अमीनो एसिड सो दैट ए लॉन्ग चेन ऑफ प्रोटीन कैन बी फॉर्म। क्लियर? तो इस तरीके से हमने इसके बारे में बात की। 28S RNA क्या है? बेसिकली इट एक्ट एज अ राइबोजाइम, एक्टिविटी ये शो करता है। बोथ यूनिट ऑफ राइबोसोम आर जॉइंड बाय मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम आयन से जुड़ी हुई होती हैं, बट इसकी एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन होनी चाहिए दैट इज अप टू 0.03 mm।
क्लियर। अगर आपके पास इसकी कंसंट्रेशन लेस देन 0.3 mm है तो यूनिट्स विल नॉट बाइंड टू ईच अदर, ये दोनों यूनिट्स आपस में एक साथ नहीं जुड़ेंगी। एंड अगर इसकी जो कंसंट्रेशन है दैट इज़ मोर देन 0.3 mm तो हमारे पास इसका डाइमर का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी 2 राइबोसोम और 2 राइबोसोम, मतलब दोनों यूनिट ऑफ राइबोसोम और दोनों यूनिट ऑफ राइबोसोम, ऐसे ऐसे हमारे पास 2 राइबोसोम आपस में जुड़ते चले जाएंगे। जैसे कि हमारे पास डाइमर बनेगा 70S + 70S इज इक्वल टू 100S। अब अगेन दैट इज नॉट लाइक दैट एडिटिव इन नेचर। 70S + 70S इज इक्वल टू 100S अकॉर्डिंग टू योर बायो, क्लियर। एंड 80S + 80S इज इक्वल टू 120S अकॉर्डिंग टू योर बायो। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब देखिए उसके अलावा मैंने ये चीज़ आपको बताई थी कि स्मॉलर सब यूनिट पे mRNA आता है और लार्जर सब यूनिट पे आपके पास tRNA आते हैं, तब जाकर के हमारी प्रोटीन बनती है। एंड ये जो स्ट्रक्चर बनती है जब एक ही mRNA पे बहुत सारे आपके राइबोसोम आकर के बैठ जाते हैं, दिस कंडीशन इज नोन एज पोलीसोम, या फिर हम इसको बोलते हैं पोलीराइबोसोम। क्लियर? आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हम फिर अब शुरू कर रहे हैं डबल मेम्ब्रेन सिस्टम। डबल मेम्ब्रेन सिस्टम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन मैं थोड़ा सा आपके लिए इसको बड़ा कर देती हूँ। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू राइट नाउ। ग्रेट, चलिए गुड। अब देखिए, अब तक जो हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ा उसमें मैंने सारी जितनी भी ऑर्गेनेल आपको बताई वो सारी सिंगल मेम्ब्रेन थी। हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या क्या पढ़ा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा, हमने गोल्जी अपरेटस पढ़ा, उसके अलावा हमने लाइजोसोम की बात की, हमने विक्यूल की बात की। तो सारे क्या थे, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड थे। बट अब जो ऑर्गेनेल की मैं बात कर रही हूँ, दीज आर डबल मेम्ब्रेन सिस्टम। क्लियर? डबल मेम्ब्रेन सिस्टम। इसमें हमारे पास आती है एक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया और एक आती है प्लास्टिड। प्लास्टिड के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगी बाद में, पहले हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। देखो माइटोकॉन्ड्रिया एक बूम है, एक सेल के लिए एक हाउस है, एक ऐसा हाउस है कि विदाउट माइटोकॉन्ड्रिया सेल कैन नॉट बी सर्वाइव। रीज़न क्या है? क्योंकि हम एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। बट होता क्या यहाँ पे कि जब अगर ऑक्सीजन नहीं होगी हमारे पास तो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी फॉर्मेशन नहीं कर सकती, और एनर्जी फॉर्मेशन नहीं होगी तो सेल की एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हो सकती, और अगर सेल की एक्टिविटी नहीं हो सकती तो सेल विल डाई। क्लियर? सेल विल डाई। तो ऐसी कंडीशन में डबल मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल कंसिडर की जाती है यूकैरियोट्स के अंदर। तो देखो माइटोकॉन्ड्रिया की सबसे पहले हम फीचर्स की बात करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज़ अ सॉसेज शेप। सॉसेज एक खाने का मटेरियल होता है, इंडिया में तो पता नहीं मुझे, बट बाहर की कंट्रीज़ में ही मिलता है। थोड़ा सा बर्गर के टाइप का एलोंगेटेड पोर्शन होता है। क्लियर? एंड सिलेंड्रिकल इन नेचर है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसका डायमीटर होता है 0.2 से 0.1 माइक्रो 0.2 से 1.0 माइक्रोमीटर। एंड ये एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है। अगर आपको इसको स्टेन करना है, स्टेन करने का मतलब है इफ़ यू वांट टू डाई इट, इफ़ यू वांट टू गिव कलर इट, राइट? अगर आप चाहते हो कि इसके अंदर किसी तरह का कलर आए, बट अगर आपने इसको किसी भी रैंडम डाई से कलर कर दिया तो इट कैन बी पॉसिबिलिटी कि आपकी माइटोकॉन्ड्रिया को हार्म हो सकता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हमेशा एक स्टेन से क्या किया जाता है, हमेशा एक डिफरेंट काइंड का स्टेन दिया जाता है विच इज़ नोन एज वाइटल स्टेन। इंपॉर्टेंट है इसलिए याद रखोगे। देयर इज़ अ वन वाइटल स्टेन जिसका नाम है जेनस ग्रीन, और इसी स्टेन के थ्रू आपकी माइटोकॉन्ड्रिया को क्या किया जाता है, स्टेन किया जाता है। ठीक है? इसकी जो डिस्कवरी थी वो किसने की थी, वो की थी कॉलिकर ने। डिस्कवर्ड बाय कॉलिकर इन स्ट्राइएटेड मसल्स। हमें पता है कि हमारे पास 3 तरह की मसल्स हैं। एक होती है हमारे पास कार्डियक मसल, एक होती है स्मूथ मसल, और एक होती है स्ट्राइएटेड मसल्स। स्ट्राइएटेड मसल्स आर वॉलेंट्री मसल जो हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग चलती हैं। स्मूथ मसल्स आर इनवॉलेंट्री मसल्स जो हमारी मर्जी से नहीं चलती हैं।
एंड हमारे पास थर्ड होती है कार्डियक, विच इज़ अगेन योर इनवॉलेंट्री मसल विच इज़ नॉट अंडर आर कंट्रोल, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो अपनी मर्जी से रन करती है। क्लियर। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम जो था वो बेंडा ने दिया था। इसकी डिस्कवरी भले ही कॉलिकर ने की थी, बट इसका नाम जो था वो बेंडा ने दिया था। अब अगर हम इसके कुछ और फीचर्स की बात कर लें तो ये आपके पास वेरी करती है साइज़ में, इसका साइज़ वेरी कर सकता है और इसका नंबर भी वेरी कर सकता है। सपोज़ कर लेते हैं मेरे पेनक्रियाज को बहुत ज़्यादा नीड है एनर्जी की, राइट। अगर मेरे पेनक्रियाज को बहुत ज़्यादा एनर्जी की नीड है तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका नंबर वहाँ पे ज़्यादा होगा। और मान लेते हैं कि हमारी लेग्स को बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है क्योंकि मुझे भाग के जाना है, और अगर मुझे भाग के जाना है तो मेरी लेग्स को ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करना है। उस कंडीशन में एनर्जी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि हमें पता है कॉन्ट्रैक्शन के लिए कोरी साइकिल चलती है पूरी की पूरी, जहाँ पे आपको क्या होता है, जहाँ पे मतलब हमारा पूरा कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है मसल्स का, और उसकी वजह से एटीपी का यूज़ होता है। तो एटीपी तो बननी है, और अगर ज़्यादा वर्क ले रहे हो आप किसी मसल से तो वहाँ पे एटीपी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। तो वहाँ पर अगर एटीपी ज़्यादा चाहिए तो वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी ज़्यादा होगा। तो उसी अकॉर्डिंग जहाँ जहाँ नीड है वहाँ पर इसका साइज़ जो है वो वेरी करता है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल रन करती है जिसको बोलते हो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये प्लांट फिजियो के अंदर मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी। इसको हम बोलते हैं ETS। यहाँ पे आपको बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सिस्टम मिलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 तक यहाँ पे कॉम्प्लेक्स होते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स हम बोल देते हैं कि NADPH2 बनेगा, या NADPH2 का मेटाबोलाइजेशन होगा, या फिर FADH2 का होगा। तो वो उस तरीके से हमारा काम करता है। मैं बाद में आपको समझाऊंगी ये सारी चीज़ें भी, बट इसका नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। यानी कि एक जगह से इलेक्ट्रॉन शुरू होकर के एक चेन के थ्रू आगे से आगे मूव करता जाएगा और ट्रांसपोर्ट करता जाएगा और सिस्टम बनाएगा, और फाइनली यहाँ से हमारे पास जो ऑक्सीजन होगी उसका यूटिलाइजेशन होगा एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। तो ETS जो है, ETS आपके पास डायरेक्ट ATP नहीं बनाता है एक्चुअली। इसका मतलब ये है कि ETS क्या करता है, ETS ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में इन्वॉल्व होता है। मतलब ETS एक, यहाँ पे लिख रही हूँ, ETS जो होता है वो एक NADPH2 को ब्रेक करके आपको 3 ATP देगा। मान लो मेरे पास, थोड़ा बताती हूँ आपको इस चीज़ के बारे में। मान लो मेरे पास ग्लूकोज है ना, और ग्लूकोज को मैंने तोड़ के ATP बनाया, कोई दिक्कत नहीं है, ग्लूकोज को तोड़ के मैंने ATP बनाया, लेकिन यहाँ से मैंने डायरेक्ट ATP बना दिया। इस चीज़ को मैं बोल रही हूँ सबस्ट्रेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा आपके लिए। इस चीज़ को मैं बोलती हूँ सबस्ट्रेटिव फॉस्फोराइलेशन। बट मेरा मन नहीं है कि मैं डायरेक्ट ATP बनाऊँ। मैं चाहती हूँ, मेरा मन ये नहीं है कि मैं डायरेक्ट ग्लूकोज को तोड़ के ATP बनाऊँ। मेरा मन है कि जो मेरे पास एनर्जी करेंसी रखी हुई है मैं उसको तोड़ करके ATP बनाऊँ। अब हमारी सेल के अंदर एनर्जी करेंसी किस फॉर्म में रह रही है, ये रहती है NADPH2 की फॉर्म में या FADH2 की फॉर्म में। तो मेरा मन है कि मैं इनको क्यों रखूँ, मैं इनको तोड़ूँ और फिर जा करके मैं ATP बनवाऊँ। तो मैंने इसको तोड़ा कहाँ पे तोड़ा, ATP के, इसके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैंने इसको ब्रेक डाउन किया विद द हेल्प ऑफ ETS सिस्टम, और एक NADPH2 से मैंने ली 3 ATP। ग्रेट। इसी तरह मैंने एक FADH2 को तोड़ा और मैंने लिया 2 ATP। बट यहाँ पे मैंने डायरेक्ट ATP नहीं बनवाया है ग्लूकोज से, मैंने पहले एनर्जी करेंसी बनवाई और उन एनर्जी करेंसी को तोड़ करके मैंने ETS रन करवा करके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तब जा कर के मैंने क्या किया है, एनर्जी का प्रोडक्शन किया है। इसका मतलब यहाँ पे जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उस एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए मैंने इनडायरेक्ट मेथड को यूज़ किया है, और इसीलिए इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, क्योंकि यहाँ पर हम ऑक्सीजन को यूज़ करेंगे। दिस इज़ नॉन एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ अब आपको समझ में आई होगी कि व्हाट इज़ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड व्हाट इज़ योर सबस्ट्रेटिव
फॉस्फोराइलेशन। अगर डायरेक्ट एटीपी बनवा रहे हो ग्लूकोज से, दैट इज सब्सट्रेटिव। अगर आप अपनी एनर्जी करेंसी को ब्रेक डाउन कर रहे हो, दैट इज NADPH2 को तोड़ रहे हो, आप FADH2 को तोड़ रहे हो, तब हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अब जहाँ भी ज़्यादा आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे इसका नंबर भी ज़्यादा होगा। तो वो कौन कौन से एरिया हो सकते हैं, वो हो सकते हैं स्पर्म की टेल, क्योंकि हमें पता है इसको बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ क्या करना होता है, मूव करना होता है इन द फीमेल वेजाइनल ट्रैक्ट, जिसके थ्रू ये एम्पुलरी रीजन पे पहुँचे और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन करवा सके। दैट्स वाई इट इज़ मोर इन स्पर्म टेल। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्टाइल वेक्यूल में, क्योंकि इसको बहुत फास्ट पेस पे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करना होता है सो दैट वो अपने फूड को इनटेक कर सके, अपने वेस्ट मटेरियल को आउट कर सके, तो कॉन्ट्रैक्टाइल वेक्यूल। उसके अलावा कार्डियक मसल, जो हमारी हार्ट की मसल्स होती हैं, उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा एक रिदम के साथ, हमारे हार्ट मसल्स को एक रिदम के साथ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आगे भेजने होते हैं, हार्ट को बीट करना होता है, क्योंकि हमें पता है कि 1 मिनट में 72 टाइम्स हमारा हार्ट बीट करता है ऑन एन एवरेज। तो ऐसी कंडीशन में कार्डियक मसल्स के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ पर भी इसका नंबर ज़्यादा होता है। ठीक है, तो चलिए वापस आते हैं। हमने कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया स्टेन की जाती है बाय वाइटल स्टेन, और उस वाइटल स्टेन का नाम होता है जेनस ग्रीव। ऐसा क्यों किया मैंने, क्यों कहा, क्योंकि वाइटल स्टेन एक ऐसा स्टेन है जो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया को किल नहीं करेगा, इसीलिए हम इसको बोलते हैं डज नॉट किल सेल। सबसे पहले अगर हम बोलें कि इसकी डिवीज़न कैसे होती है, तो इसकी डिवीज़न होती है बाय बाइनरी फिजन, यानी कि यहाँ पे एक माइटोकॉन्ड्रिया से 2 माइटोकॉन्ड्रिया बन जाती है। जैसे एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया बनते हैं विद द हेल्प ऑफ बाइनरी फिजन, सेम यहाँ पे होता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया से 2 माइटोकॉन्ड्रिया बन जाती है विद द हेल्प ऑफ बाइनरी फिजन। इसके अलावा इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे एटीपी का सिंथेसिस होता है। वो मैं आपको बताऊंगी कैसे। मैंने ये कहा ना कि या तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है, या फिर हम बोल देते हैं कि सबस्ट्रेटिव फॉस्फोराइलेशन है। तो इन दोनों के थ्रू ही बन क्या रहा है, फाइनली इन दोनों के थ्रू बन रही है एटीपी, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि यहाँ पे एटीपी स्टोर होती है। दिस इज द एनर्जी करेंसी, दैट इज एटीपी, और एटीपी को स्टोर करने की वजह से ही इसका नाम क्या रखा गया है, पावर हाउस ऑफ द सेल। It is a site for aerobic respiration. साइट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी जो हमने ऑक्सीजन ली थी, उस ऑक्सीजन का कंजप्शन जो होगा वो भी कहाँ पर होगा, इसी के अंदर होगा। क्लियर? अब आ जाइए थोड़ा सा इसकी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। ओके ग्रेट, स्ट्रक्चर की बात करते हैं इसके। तो देखो आपको दिख रहा है कि एक बाहर की मेम्ब्रेन ये वाली है, ठीक है। दिस इज द आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, दिस इज आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, OMM भी हम इसको बोलते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अगर देखोगे तो एक अंदर भी मेम्ब्रेन है, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये जो इनर मेम्ब्रेन है ये स्मूथ नहीं है। स्मूथ नहीं है का क्या मतलब है, इसमें आपको ध्यान से अगर देखोगे तो आपको इसमें कुछ इन्वेजिनेशंस मिल रहे हैं। इन्वेजिनेशंस कैसे, इन्वेजिनेशंस कुछ ऐसे, देखो ये वाले, दीज आर द इन्वेजिनेशन, जो मैंने आपको अभी स्काई ब्लू में बना के दिखाए हैं, दीज आर द इन्वेजिनेशन। तो इसका मतलब इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एक तरीके से कंप्लीट तो है, बट ये इन फोल्डिंग की फॉर्म में है। इसमें अंदर अंदर क्या है, फोल्डिंग्स हैं। दिस इज योर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, रिप्रेजेंट किया जाता है वाया IMM। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके अंदर जो बना हुआ है, अंदर जो साइटोप्लाज्म की तरह एक लिक्विड मटेरियल है, उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स, दैट इज़ नोन एज मैट्रिक्स। ये देखिए इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। आप मैट्रिक्स के बारे में समझ लो, ये येलो इन कलर होता है, क्यों होता है, ड्यू टू अ प्रेजेंस ऑफ अ पिगमेंट दैट इज राइबोफ्लेविन, उसकी वजह से। उसके अलावा हमने कहा था कि जो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया है वो एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए साइट होती है। तो उस एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए जितने भी एंजाइम प्रेजेंट होंगे, वो सारे एंजाइम कहाँ पर होंगे, वो सारे एंजाइम आपको मिलेंगे मैट्रिक्स के अंदर। वो सारे एंजाइम हमें मिलते हैं मैट्रिक्स के अंदर, एक्सेप्ट वन एंजाइम। अगेन इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर एक एक्सेप्शन आ गई है, दैट्स वाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि होगा क्या,
मैट्रिक्स है, मोस्ट ऑफ द एंजाइम हो गए यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए, एंड इनमें एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम है जो मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, दैट इज़ योर सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, गिव मी 1 सेक। ओके, तो ये वाला जो एंजाइम आप देख रहे हो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ये वो एंजाइम है जो रेस्पिरेशन में तो इन्वॉल्व है, लेकिन ये एंजाइम मैट्रिक्स के अंदर नहीं होता। क्रैब्स साइकिल के जितने भी एंजाइम रन होंगे वो सारे एंजाइम जो होंगे मैट्रिक्स के अंदर होंगे, एक्सेप्ट वन एंजाइम दैट इज सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। एज इट इज अ एक्सेप्शन, दैट्स व्हाई इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, राइट। अब देखो, ये जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है और जो ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, इन दोनों के बीच में एक स्पेस है जिसको हम बोलते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। दिस इज नोन एज पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। एंड जो इनर मेम्ब्रेन है, इसकी जो मैंने इनफोल्डिंग्स की आपके बारे में आपको बताया था, इन्वेजिनेशंस की बात की थी, तो ये जो इन्वेजिनेशंस आप देख रहे हो इनको हम बोलते हैं क्रिस्टे। दीज आर नॉन एज क्रिस्टे। देखो ये लिखा हुआ मैंने, दिस इज नॉन एज क्रिस्टे। क्लियर। क्रिस्टे क्या है? बेसिकली द इन्वेजिनेशंस ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। होते क्यों हैं? टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। अगर यहाँ पर ये क्रिस्टे बहुत ज़्यादा है किसी सेल के अंदर, सेल की माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो हम मान सकते हैं कि उस सेल की मेटाबॉलिज्म बहुत हाई है, दैट सेल इज़ मोर एक्टिव। एंड अगर ये जो आपके पास क्रिस्टे हैं इनका साइज, इनका नंबर कम है, अगर सेल के अंदर इनका नंबर कम है तो उस कंडीशन में माइटोकॉन्ड्रिया जो होगी वो लेस एक्टिव होगी। क्लियर। अगर इनका नंबर ज़्यादा है तो सेल इज़ मोर एक्टिव, इनका नंबर कम है तो सेल इज़ लेस एक्टिव। अब देखो यहाँ पे इस इनफोल्डिंग के ऊपर आपको ये छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं, ये इस तरीके से जो मैट्रिक्स की तरफ फेस कर रहे हैं, जिसमें से एक आपको स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है और एक हेड लाइक गोल गोल स्ट्रक्चर दिख रही है। तो इस पूरी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ऑक्सीजोम। इसको हम बोलते हैं ऑक्सीजोम, या फिर हम इसको और क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं F0 F1 पार्टिकल, और वी कैन ऑल्सो से इट एज एलिमेंट्री पार्टिकल। आई एम रिपीटिंग इट अगेन। जो ये चीज़ बनाई है मैंने, ये देखो ये वाली इस तरीके से, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीजोम, या फिर हम इसको बोलते हैं F0 F1 पार्टिकल, या फिर हम इसको बोलते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल। तीनों इसी के नाम हैं। अब इसके अंदर आपको अगर स्ट्रक्चर ध्यान से देखोगे तो ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन थी, इसके अंदर इसका जो पार्ट प्रेजेंट होता है दैट इज़ F0, इसको हम बोलते हैं F0। फिर ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है और फिर ये एक हेड लाइक स्ट्रक्चर है। इस हेड लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं F1, इसलिए इसका नाम रखा गया है F0 F1 पार्टिकल। एंड F1 जो होता है, जो गोल है, जो ज़ीरो जैसा दिख रहा है बेसिकली वो 1 है, और जो 1 जैसा दिख रहा है बेसिकली वो 0 है। तो यहाँ से आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हो। ध्यान से देखोगे तो जो आपके पास 1 जैसा दिख रहा है, ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज योर F0, बट जो गोल स्ट्रक्चर है दैट इज़ योर F1। तो ये हेड है, इस हेड के पास एक बहुत अच्छी एक्टिविटी होती है। इस हेड के पास एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं ATPase। ये एंजाइम क्या करता है? ये एंजाइम आपकी ATP सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ATP का सिंथेसिस करवाता है फॉर ATP सिंथेसिस। यही वो एंजाइम है जो आपके पास फाइनली ADP से क्या बनवाएगा? ATP बनवाएगा, जिसकी वजह से एनर्जी करेंसी बनेगी एंड माइटोकॉन्ड्रिया विल बिकम द पावर हाउस ऑफ योर सेल। क्लियर। अब देखो, हमने इसके बारे में एक चीज़ और पढ़ी थी कि हमारे पास ऐसी कुछ ऑर्गेनेल हैं जिनके पास खुद के राइबोसोम हैं, खुद का कुछ DNA पार्ट भी होता है। तो वो ऑर्गेनेल कौन सी है? वो ऑर्गेनेल यही है, माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द सेम ऑर्गेनेल जिसके अंदर आपको राइबोसोम के पार्टिकल मिलेंगे। ये देखिए, और राइबोसोम कौन से वाले मिल रहे हैं? राइबोसोम मिलते हैं 70S राइबोसोम। किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA भी आपको मिलेगा। डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA जो किस में रिच होता है? दैट इज़ रिच इन GC। GC का मतलब क्या है? ग्वानिन एंड एडेनिन। इन दोनों में ये क्या होता है? रिच होता है, ग्वानिन एंड एडेनिन।
हमें पता है कि ग्वानिन एंड एडेनिन जो होते हैं 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से बाउंड होते हैं और इसीलिए दैट्स वाई ये वाले जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं, है ना, इनके बीच का बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। और हमें पता होना चाहिए कि जो डीएनए हमारा नॉर्मली जो हमारा न्यूक्लियस का डीएनए है, उस डीएनए की अगर हम बात करें तो वो डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड रैप करता है, जो कि एक बेसिक प्रोटीन है। बट यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए है दैट इज़ नॉट रैप्ड अराउंड द हिस्टोन प्रोटीन, वो हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड रैप नहीं कर रहा है, ठीक है। प्रोकैरियोट में भी ऐसा ही होता है। अब डीएनए की अगर हम बात करें, हमें पता है कि डीएनए ही सारी चीज़ें रन करवा रहा है। मेन ब्रेन ऑफ द सेल इज योर डीएनए, न्यूक्लियस, राइट। बट यहाँ पे तो डीएनए अपना भी है, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो अपनी एक्शन को खुद एक्टिवेट कर सकती है, समटाइम अपनी बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकती है। दैट्स वाई इट इज़ अ सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनिल, एक ऐसी ऑर्गेनिल जो अपनी चीज़ों को खुद कंट्रोल कर सके, दैट इज़ योर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनिल। क्लियर। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसको अगर हम विदाउट आउटर मेम्ब्रेन के, सिर्फ इनर मेम्ब्रेन की बात करें तो हम उसको बोलते हैं माइटोप्लास्ट, दैट इज़ नोन एज माइटोप्लास्ट। तो ये था आपका पूरा माइटोकॉन्ड्रिया। मैंने इसके बारे में बहुत अच्छे से आपको सारी चीज़ें समझाई। हमने कहा माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल है, इसकी एक आउटर मेम्ब्रेन है, इसका एक इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन स्मूथ नहीं है, देयर इज इन्वेजिनेशन इन द इनर मेम्ब्रेन विच इज़ नोन एज क्रिस्टा। क्रिस्टा के ऊपर आपको कुछ पार्टिकल मिलते हैं जिनको हम बोलते हैं F0 F1 पार्टिकल, एंड इन पार्टिकल की वजह से ही एक पूरा ETS रन होता है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और जो हमारे सबस्ट्रेट हैं, फॉर एग्जांपल हमारा NADPH2 है, हमारा FADH2 है, उनके ब्रेकडाउन से हमें फर्दर ATP का फॉर्मेशन होता है। दैट्स वाई जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है इसको एनर्जी हाउस या फिर पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है। एक स्पेस प्रेजेंट होता है दोनों मेम्ब्रेन के बीच में विच इज़ नोन एज पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। जहाँ पर सेल ज़्यादा एक्टिव होगी वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज़्यादा होगा, जहाँ पर सेल कम एक्टिव होगी वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कम होगा। क्लियर। हमने उसके अलावा बात की कि यहाँ पर एक खुद का डीएनए भी होता है। खुद का डीएनए होने की वजह से इसको हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनिल भी बोलते हैं, बिकॉज इट कैन कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ देयर ओन सेल, कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ देयर ओन ऑर्गेनिल। दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज अ सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनिल। इसको मेन डीएनए के अलावा भी कहीं ना कहीं से सिग्नल मिलते हैं, एंड दैट इज़ योर डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए विदाउट हिस्टोन प्रोटीन। इसीलिए इस माइटोकॉन्ड्रिया की इंपॉर्टेंस और भी ज़्यादा हो जाती है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगी तो एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आज की क्लास में हम सिर्फ इतना ही कवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको प्लास्टिड एंड साइटोस्केलेटन के बारे में सारी चीज़ें समझाऊंगी। आई होप आप ये चीज़ें अच्छे से कर रहे हो। एंड साइटोस्केलेटन के बाद हमारे पास अभी बहुत कुछ बचा है बच्चों, बहुत कुछ बचा है। तो देखते हैं अभी कितनी क्लास में लेक्चर कंप्लीट होगा, बिकॉज ये चैप्टर भी बड़ा है। एंड सेकंड चीज़, मैंने आपके हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे आंसर किया है। अब तक जितना पढ़ाया है आप उसकी PYQ लगा के देख लेना, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं अटकेगा। आई एम रिपीटिंग इट, आप पिछले सिर्फ 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाना, क्योंकि उससे पहले की अगर हम बात करें 10 से 12 के लगाना, क्योंकि उससे पहले की अगर PYQ लगा रहे हो आप तो उसका कोई सेंस नहीं है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, अपडेटेड हो चुकी हैं। तो आप एक काम करना, पिछले लास्ट 12 ईयर के अगर लगा रहे हो पेपर तो उनको लगाना, एंड आपका एक भी क्वेश्चन मेरे नोट्स से पढ़ने के बाद नहीं अटकेगा। आई एम प्रिटी श्योर अबाउट इट। एंड द सेकेंड थिंग कि इसके टेलीग्राम पे चैनल पे जो है लिंक नोट्स में आपको दे दूंगी, बट द थिंग कि आपको NCERT ज़रूर पढ़नी होगी। एंड सेकंड चीज़, डायग्राम पे फोकस कीजिए। थर्ड चीज़, मेरे नोट्स को फॉलो कीजिए, वीडियो को प्रॉपर लीजिए। और फोर्थ चीज़ जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपको इन नोट्स को केयरफुली रीड करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने वीडियो ले ली और हो गया, नहीं, आपको इनको रीड करना होगा। आपके बहुत सारे क्वेश्चन अलग से भी हैं जो मैंने 1-2 पॉइंट ऐड किया है, एडिशनल पॉइंट मैं थोड़ा कनेक्शन बना के पढ़ा रही हूँ, तो आपको उन चीज़ों पे भी ध्यान देना होगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब मैं आपको थोड़ा सा और कवर अप करवाती हूँ। अब तक हमारे 3 लेक्चर इस टॉपिक पे जा चुके हैं, दिस इज़ आवर 4th लेक्चर। अब आगे हम होप करते हैं कि 2 से 3 लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट हो पाए। बट द थिंग कि बी फोकस्ड, है ना, बी फोकस्ड, अदरवाइज ये नहीं बनेगा चैप्टर, क्योंकि इसमें से ये अकेला ऐसा चैप्टर है जिसमें से आप 4 to 5 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। मतलब इसका वेटेज काफ़ी हाई है।
3 to 4 तो एटलीस्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, चाहे वो कैसे भी कनेक्शन में आए, चाहे वो इसके साथ आएँ, चाहे वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से आएँ या मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से आएँ, बट आएंगे कुछ इनसे ही, है ना। तीनों चैप्टर्स मिलते जुलते तो इन्हीं से कुछ मिलजुल के आएंगे। तो आप वेटेज एक्सपेक्ट कर सकते हो एटलीस्ट 3 to 4 क्वेश्चंस की यहाँ से रहती है। इसीलिए मैं इस पर ज़्यादा जोर दे रही हूँ चैप्टर पे, तो प्लीज़ आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर। थैंक यू।